रिवीजन ऑफ पीजीबीपी। सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44E तक के प्रोविज़न्स हम लोग को देखने हैं। सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44AE तक के प्रोविज़न्स हम लोग को देखने हैं। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। Any profit or gain arising from business or profession carried on by the SSE at any time during the previous year. Clear? Second, in case of an export SSE, हाँ बोलो, profit on sale of import license, duty drawback, cash assistance and profit on sale of duty entitlement passbook. याद आया? Point number 3, key man insurance policy. Fourth, any compensation due to or received by any person from any other person for not carrying out any business activity, for not sharing any know-how, patent, copyright, franchisee, license fees, etc. Any compensation, next point है, any compensation due to or received by any person on account of modification or termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency, termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company includes foreign company, or third, vesting of the management in favor of the government or government authority or government company. Clear? नेक्स्ट पॉइंट बताया था, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइजिंग ऑफ प्रोफेशन। नेक्स्ट बताया था, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रिमनरेशन वॉट एवर द नेम इज रिसीव्ड बाय एनी पार्टनर from its partnership firm is chargeable to tax under the head PGBP। और लास्ट बताया था सेक्शन 35AD। क्लियर? इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 35AD जब चलेगा तो आज उसको कवर भी करेंगे। सेक्शन 28 हो गया चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। पीजीबीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो कहा गया सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 43D तक के प्रोविजंस को ध्यान में रखें आप लोग। सेक्शन 30 से लेकर 43D तक के प्रोविजंस को आप ध्यान में रखें। जो भी रिजल्टेंट फिगर आएगी वो पीजीबीपी होगी। सेक्शन 30, हाँ बोलो, सेक्शन 30, अगर मैंने कोई बिल्डिंग जो बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ होती है प्रीवियस ईयर में, उस पर कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर इनकर किया है, रेंट हो, रेट्स हो, इंश्योरेंस हो, रेंट हो, रेंट है, टैक्स है, इंश्योरेंस है, रेंट है, ये चार तरह के अगर मैंने रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं ऐसी बिल्डिंग पर जो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ होती है, तो उसकी डिडक्शन हमें मिलेगी सेक्शन 31 में। सेक्शन 30 में सेक्शन 31, अगर मैंने बिजनेस में यूज़ होने वाले प्लांट एंड मशीनरी और
फर्नीचर एंड फिक्सचर पर रेवेन्यू नेचर का कोई खर्च किया है प्रीवियस ईयर में, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 31 में। हाँ या ना? पहला खर्च था इंश्योरेंस और रिपेयर, यानी रेंट और टैक्स की छूट हमें सेक्शन 31 में नहीं दी गई थी। रेंट और टैक्स की छूट जो मैंने प्लांट मशीनरी और फर्नीचर फिक्सचर पर किया गया था, उसकी छूट हमें दी गई है सेक्शन 37। उसकी छूट हमें दी गई है सेक्शन 37 में। सेक्शन 31 कहता है अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्सचर पर कोई रेवेन्यू नेचर का खर्च किया है जो बिजनेस में यूज़ हो रहा है, तो उसकी छूट आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 31 में। पहला इंश्योरेंस, दूसरा रिपेयर, ठीक। लेकिन रेंट और टैक्स की छूट हमें सेक्शन 31 में नहीं क्लेम कर सकते। हम इन दोनों की छूट कहाँ क्लेम कर सकते हैं? सेक्शन 37 में। कहाँ जा सकते हैं? रेजिडुअरी सेक्शन। क्लियर? और सेक्शन 37 कहता है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो बिजनेस के लिए किया गया, प्रीवियस ईयर में किया गया, रेवेन्यू नेचर का था, पर्सनल नेचर का नहीं था, कैपिटल नेचर का नहीं था, और सेक्शन 30 से 36 में नहीं आता था, तो if any expenditure has incurred during the previous year only for the purpose of business or profession, incurred during the previous year, it is not of personal nature, it is not of capital nature, and the deduction cannot be claimed under section 30 to 36, then section 37 clear कहता है मैं हूं ना, यानी ये रेजिडुअरी सेक्शन है, ये उस खर्चे को अलाउ कर लेगा। क्लियर? सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट by using WDV method of depreciation at the rates prescribed under this act to the owner or fractional owner of the asset. फ्रैक्शनल ओनरशिप का मतलब है यहाँ पर कि हम जरूरी नहीं कि एक्चुअल ओनर को ही डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दें, रजिस्टर्ड ओनर होना जरूरी नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ पर कैपिटल नेचर का खर्च किया है, देन यू आर वेरी मच इंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, एवन दो यू आर द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द पर्टिकुलर एसेट और नॉट। जैसे कि हम इस मकान के किराएदार हैं जहाँ पर हम पढ़ाते हैं, और इस बिल्डिंग में मैंने 2 कमरे और बनवाए अपने खर्च पर, दैट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड बाई मी। Now I can get the benefit of depreciation, I can claim the benefit of depreciation under section 32. I will be treated as a fractional owner of that asset. Clear? और मैंने ये भी बताया था डेप्रिसिएशन एक अलावेंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है इनकम टैक्स में, जबकि अकाउंट्स में हम इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अकाउंट्स में मानने का पर्पज़ ये है, now your profit can be converted into loss, you have to deduct the amount of depreciation at any rate, either your profit is going to be converted into loss or not। आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है आप डेप्रिसिएशन को रिड्यूस तो करो ही करो। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, देन इनकम टैक्स के अंतर्गत डेप्रिसिएशन वुड बी ट्रीटेड एज अलावेंसेज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वी कैन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर हमको इतना प्रॉफिट है कि हम पूरा डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर सकते हैं, तो 100% डेप्रिसिएशन हम पूरा क्लेम कर लेंगे। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा इस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के कारण, तो आप उस एक्सेस अमाउंट को डिडक्ट नहीं कर सकते। आप अपने प्रॉफिट को ज़ीरो जरूर ला सकते हैं, लेकिन उसको माइनस में नहीं ले जा सकते। अब जो डेप्रिसिएशन नहीं रिड्यूस हो पाया है, उसको हम नाम देते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। उसको हम नाम देते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्लियर?
जो डेप्रिसिएशन हमें क्लेम होता है इनकम टैक्स में वो रिटन डाउन वैल्यू पर मेथड के हिसाब से अलाउ होता है। एसएलएम मेथड यहाँ अलाउ नहीं होता। एसएलएम मेथड केवल एक ही जगह अलाउ होता है और वो है पावर जनरेटिंग यूनिट्स। अगर पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं तो वहाँ पर एसएलएम मेथड अलाउ होगा, डब्ल्यूडीवी या एसएलएम देखा जाएगा। लेकिन हाँ, पावर जनरेटिंग यूनिट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को छूट नहीं दी गई है कि आप एसएलएम मेथड यूज़ कर सकें। अच्छा सर, डब्ल्यूडीवी मेथड तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन आपने बताया ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। बिल्कुल ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब होता है जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में मेंशन्ड है। ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स द ग्रुप ऑफ एसेट विच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी and on which the same rate of depreciation is allowed. Block of asset means the group of asset on which the same rate of depreciation is available and on which, yes, and the asset falls under the same category. Clear? Same category में asset होनी चाहिए और same rate of depreciation, तभी उसका एक block बनता है। चलो, ये भी समझ में आ गई बात। कैटेगरी सर, कैटेगरी होती कितने तरह की हैं? इन टोटालिटी दे आर 5 टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ एसेट्स। फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड फर्नीचर, नॉट प्लांट, फर्नीचर, थर्ड इज योर प्लांट एंड मशीनरी, फोर्थ इज इंटेंजिबल एसेट एंड द लास्ट वन इज योर शिप। टोटल 5 कैटेगरीज एसेट्स की बांटी गई हैं। बुक्स हमारा प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आता है, कंप्यूटर हमारा प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आता है। क्लियर? क्या रेट्स एंड एप्रिसिएशन के एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट? बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हुई, जो स्टाफ क्वार्टर के लिए यूज हो रही है, जो गेस्ट हाउस के लिए यूज हो रही है, ऐसे बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है बिजनेस में। किसमें? बिजनेस में। अब चाहे आप उसको स्टाफ क्वार्टर की तरह यूज करें, चाहे आप उसको गेस्ट हाउस की तरह यूज करें, आपको 5% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग को बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ किया है तो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं आप। अगर टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर है तो 100% डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाएगा। प्लांट के केस में 15% नॉर्मल, लेकिन अगर केस कंप्यूटर का है तो 60% पर एनम के हिसाब से, और अगर केस बुक्स का है तो बुक्स या तो प्रोफेशनल होंगी या अदर देन प्रोफेशनल होंगी, और अगर प्रोफेशनल बुक्स हैं तो 100%, अदर देन प्रोफेशनल बुक्स हैं तो 60%। हाँ या ना? और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 100% डेप्रिसिएशन अवेल होता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, बिल्डिंग भी हो गया, फर्नीचर 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन मिलता है, शिप्स 20% के हिसाब से, और इंटेंजिबल एसेट्स पर 25 के हिसाब से डेप्रिसिएशन का रेट है। क्लियर? इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स बाय यूजिंग WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू द ओनर और फ्रैक्शनल ओनर ऑफ द एसेट एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। ये था सेक्शन 32 की डेफिनेशन और इसके कंपोनेंट। एक पॉइंट ये भी बताया गया था कि अगर एसेट्स प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में एसेट्स परचेज की जाती है, एक्वायर की जाती है, उसी साल अगर हम उसको पुट टू यूज़ करते हैं, जिस साल खरीदी उसी साल पुट टू यूज़ किया और 180 दिन से कम पुट टू यूज़ किया, यानी टिल 179 डेज, तो हम नॉर्मल रेट का 50% डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। और अगर एसेट प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में एसेट परचेज्ड है, एक्वायर्ड है और उसी प्रीवियस ईयर में एसेट यूज़ हो रही है 180 डेज और मोर देन 180 डेज, तो उस पर पूरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। एक एसेट ऐसी है जो 2 साल पहले खरीदी है, ये फर्स्ट ईयर है जब हम उसको पुट टू यूज़ करने जा रहे हैं और यूज़ केवल 5 दिन किया,
बावजूद इसके हम उस पर पूरा डेप्रिसिएशन अवेल करेंगे, क्योंकि एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज़ दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्यों? पक्का? हमने जो फॉर्मेट बताया था जरा ध्यान दें उस पर। एसेट्स जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर, उसके लिए जो फॉर्मेट बताया था, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, हाँ या ना? इसमें हम लोगों ने ऐड किया था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। याद आया? माइनस मनी पेबल in respect of asset sold, discarded, damaged, etc. ये जो हमारा आता है इसको हम कहते हैं WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस। इसमें से क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन, और क्या बचता है? क्लोजिंग WDV। क्लियर है? इस फॉर्मेट में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। हम लोगों ने देखा था एक्चुअल कॉस्ट की मीनिंग, और इसको डिफाइन किया गया था सेक्शन 43(1) में। याद आया? तो सेक्शन 43(1) भी हम लोग देखते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 अभी हम लोगों ने देखा ब्लॉक ऑफ एसेट्स की डेफिनेशन। ये सेक्शन 43(1) जो एक्चुअल कॉस्ट के बारे में बताता है, क्या बताता है? एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेसी shall be reduced by that portion of the cost which is directly or indirectly met by any other person or authority. Clear? इतने से काम नहीं बनेगा, इसके लिए पूरी एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 to एक्सप्लेनेशन नंबर 12 जरा ढंग से देखें। सेक्शन 2 सब सेक्शन हमको तो बताता था ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बारे में, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ब्लॉक ऑफ एसेट्स मीन्स द ग्रुप ऑफ एसेट्स, मीन्स द एसेट्स विच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी ऑफ एसेट्स एंड ऑन विच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल। सेक्शन 43(1) बताया है एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनीशन। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेसी शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेट बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। मैंने 5 लाख रुपए की कोई एसेट खरीदी, नाउ द टोटल कॉस्ट टू मी ऑफ द एसेट इज ₹5 lakhs, बट इफ समवन इज गोइंग टू बियर ₹2 lakhs ऑन बिहाफ ऑफ मी, देन द एक्चुअल कॉस्ट टू मी कम्स टू ₹3 lakhs। क्लियर है? ये एक्सप्लेनेशंस क्या हैं? फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बताई गई है एक्चुअल कॉस्ट। जरूरी नहीं कि हम कोई एसेट खरीदें तो ही वो हम एक्वायर करें। एसेट को एक्वायर करने का पहला तरीका तो परचेज है, और भी ढेर सारे तरीके हैं जिनको डिफाइन किया गया है एक्सप्लेनेशंस में। एक्सप्लेनेशन 1 से लेकर के एक्सप्लेनेशन 12 पहला बताया गया है एक्सप्लेनेशन 1 में कि इफ़ एनी एसेट वॉज अर्लियर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च पर्पसेज ऑफ द बिजनेस, बट नाउ दैट एसेट brings to use in the normal course of business, then in that case the actual cost of the asset to the assessee would be। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई एसेट पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होती थी जहाँ पर हमें डिडक्शन मिल जाती थी सेक्शन 35 की, हाँ या ना? हमें सेक्शन 35 की वहाँ डिडक्शन मिल गई थी। 1 लाख रुपए की मैंने एसेट खरीदी थी और मुझे 60,000 रुपये का डिडक्शन ऑलरेडी मिल गया है सेक्शन 35 में। अभी मुझे कितने का डिडक्शन लेना बाकी है? 40,000। तो कहा गया अगर आपने कोई एसेट पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ की थी, लेकिन इस साल अब आप उसको कहाँ ले आना चाहते हो?
नॉर्मल बिजनेस और प्रोफेशन पर्पज़ में, तो आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लोगे? जो 1 लाख की एक्चुअल कॉस्ट और जो माइनस डिडक्शन ऑलरेडी अवेल्ड अंडर सेक्शन 35, जो 60,000 की छूट आप ले चुके हो पहले, घटा दो। अब आपको कितनी छूट मिलनी बाकी है? 40,000। नाउ 40,000 वुड बी योर एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन अगर 100% डिडक्शन वहाँ पर मिल चुकी है, 1 लाख के बदले 1 लाख रुपए की छूट ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आपके लिए आज की डेट में एसेट्स की एक्चुअल कॉस्ट कितनी लोगे आप? 0 लोगे जरूर। ये दिमाग से निकाल दो कि अगर किसी एसेट्स की डिडक्शन 100% साइंटिफिक रिसर्च के समय मिल चुकी थी, 0 उसकी उस समय WDV थी, कोई डिडक्शन अब अवेल नहीं करनी, तो सर क्या फ़ायदा उसको ब्लॉक ऑफ एसेट्स में लाने पर? ज़मीन आसमान एक हो जाएगा और पाताल फट जाएगा। याद आया? क्लियर है? उसको शामिल करेंगे ही करेंगे, भले ही 0 पर ही सही, लेकिन ब्लॉक ऑफ एसेट में उस एसेट को हमें शामिल करना है। क्लियर? कि अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च की एसेट्स अब हम बिजनेस में यूज़ करने के लिए ले आ रहे हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट लेंगे? एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? तो जितने में खरीदी थी एसएससी ने माइनस जितना डिडक्शन ऑलरेडी सेक्शन 35 में अवेल हो चुका है वो। एक्सप्लेनेशन टू वो सेक्शन 43(1). एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 43(1). गलत लिखा हुआ था, 1 लिखा था 2 बार। एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 43(1). अगर कोई एसेट्स मुझे फ्री में, गिफ्ट में मिलती है, विल में मिलती है, तो मैं क्या करूं? एसेट्स को ना दिखाऊं? दिखाऊं? जवाब आएगा सर फ्री में मिली है तो 0 पर दिखाओ ना। एक्चुअल कॉस्ट हम एसेट्स की लेंगे। अगर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई एसेट्स फ्री में दी है, गिफ्ट में दी है या मरते समय विल में दी है, और ये एसेट एक्स ने 1 लाख में खरीदी थी और एक्स को आज तक उस पर 60,000 का डेप्रिसिएशन मिल चुका है, तो वाई के लिए इस एसेट्स की एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी 40,000। कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द प्रीवियस ओनर माइनस डिडक्शन ऑलरेडी अवेल्ड एज अ डेप्रिसिएशन बाय द प्रीवियस ओनर। क्लियर? पक्की बात? गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको अलाउंसेस देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं? अलाउंसेस देने जा रहे हैं। तो अलाउंसेस का मतलब यू हैव टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन इधर टुडे और टुमारो। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव इट टू यू। यस और नो? एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देखें। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 टू सेक्शन 43(1). क्या था ये एक्सप्लेनेशन? बोलो। अगर कोई एसेट, कोई एसएससी ट्रांसफर करता है फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द बेनिफिट ऑफ हायर डेप्रिसिएशन, यानी हायर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है, और या वो एसेट को ट्रांसफ़र करता है टैक्स इवेजन के पर्पस से, तो कहा गया वहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट एक्वायर करने वाले एसएससी के लिए वो वैल्यू लेंगे जो असेसिंग ऑफिसर को उचित लगे, वॉट एवर द वैल्यू थिंक्स फिट बाय द असेसिंग ऑफिसर। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 बताया गया, अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र की गई है और रीएक्वायर कर ली गई है, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे एसेट्स की? कहा गया रीएक्वायर्ड वैल्यू और WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर। एक्सप्लेनेशन नंबर 4A बताया गया, अगर कोई एसेट ट्रांसफर की गई है और जिस एसएससी ने ट्रांसफ़र किया था उसी एसएससी ने इस एसेट्स को वापस लीज बैक पर ले लिया है, तो इस एसेट्स की एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? कहा गया
कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अब इस एसएससी को टच नहीं करेंगे जिसने एसेट्स को लीज बैक पर लिया। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डेप्रिसिएशन, तो जाहिर सी बात है हमें उसके ओनर को पकड़ना पड़ेगा डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए। एक्स ने एसएससी वाई को एसेट ट्रांसफ़र की और एसेट्स को दोबारा लीज बैक पर ले लिया। किस पर ले लिया? लीज बैक। तो इसको तो नहीं देखेंगे अब। एसेट्स का मालिक कौन? वाई। डेप्रिसिएशन कौन लेना चाहता है? वाई। तो वाई के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? इसकी ओरिजिनल ट्रांसफ़र के समय WDV। 10,000 रुपये की एसेट इसने इसको 15,000 में ट्रांसफ़र किया या 8,000 में ट्रांसफ़र किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक्स ने वापस इस एसेट्स को लीज़ पर ले लिया है तो इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? इसकी WDV ही इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट का काम करेगी। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन नंबर 5, अगर कोई एसएससी अपने रेजिडेंशियल पर्पस की बिल्डिंग को, जिसमें वो रहता है, खाता है, पीता है, उस बिल्डिंग को वो अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए ला रहा है, तो उसकी क्या एक्चुअल कॉस्ट लेंगे? कहा गया ये मान लो कि शुरू से ही वो बिल्डिंग एसएससी अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा था, न कि घर के लिए। ये मानते हुए हर साल उसको नोशनल डेप्रिसिएशन देते जाओ, जो रिजल्टेंट फिगर आएगी वो मान लेंगे कि आज की डेट में उस एसेट्स की एक्चुअल कॉस्ट है। प्रॉब्लम ये आती है सर कि 2 रेट्स थे डेप्रिसिएशन के, द फर्स्ट वन वॉज 5%, द सेकेंड वन वॉज 10%। हम लोग 5% का नोशनल डेप्रिसिएशन देते हुए लेते आएंगे, और हाँ, आज जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आएगी उसको, अगर उस बिल्डिंग को अब हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए? रेजिडेंशियल, तो अगेन विल गिव हिम अ डिडक्शन ऑफ 5%। लेकिन अगर हम उसको नॉर्मल बिजनेस के लिए ले आ रहे हैं तो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्लियर? याद आया? एक्सप्लेनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफ़र करती है और ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं, पहली 100% होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, यानी कि सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो जिसने ट्रांसफ़र किया है उसकी WDV दूसरी कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट का काम करेगी। अगर H लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है, S लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी है, ये 100% शेयर S लिमिटेड के इसके H के पास हैं, और ट्रांसफरी कंपनी यानी S लिमिटेड इंडियन कंपनी है, तो ठीक। होल्डिंग कंपनी ने अगर अपनी कोई एसेट सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र की है और होल्डिंग कंपनी 100% शेयर रखती है सब्सिडरी कंपनी का और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है, तो इसकी WDV ही इसके लिए क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट का काम करेगी। इसकी WDV ही इसके लिए क्या काम करेगी? एक्चुअल कॉस्ट का काम करेगी। अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफ़र की है, अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को कोई ट्रांसफ़र की है और होल्डिंग कंपनी 100% शेयर रखता है सब्सिडरी कंपनी का, और साथ ही होल्डिंग कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी क्या है? इंडियन कंपनी है, तो इस केस में इसकी WDV इसकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर है? पक्का ना? एक्सप्लेनेशन नंबर 7, अगर एमलगमेटिंग कंपनी ने अपनी एसेट्स एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र की है, उस केस में जहां ट्रांसफरी कंपनी यानी एमलगमेटेड कंपनी एक इंडियन कंपनी है, तो उस केस में एमलगमेटिंग कंपनी की WDV एमलगमेटेड कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट का काम करेगी। सेम एक्सप्लेनेशन 7A, अगर कोई डीमर्ज कंपनी अपनी एसेट्स को रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफ़र करती है, अगर कोई डीमर्ज कंपनी अपनी एसेट्स रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफ़र करती है, बशर्ते
रिजल्टिंग कंपनी यानी कि ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है तो उस केस में डिमर्ज कंपनी की WDV रिजल्टिंग कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। एक्सप्लेनेशन 8, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। लोन taken for acquisition of an asset and we are just going to pay the amount of interest. Now the problem arises whether this amount of interest would be capitalized or it should be charged against profit. Problem आई ना, तो कहा गया before the commencement of business whatever the amount of interest would be must be capitalized, it must be added in the actual cost of the asset. But after put to use in the business, after put to use to the asset in the business, it must be charged as an expenses, यानी हम उसको रेवेन्यू मानेंगे। प्रॉब्लम आती है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस और आफ्टर पुट टू यूज। ये दो चीज़ें तो सर आपने बता दी, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस एसेट में जोड़ दो, आफ्टर पुट टू यूज PL में ले जाओ, लेकिन इसके बीच का आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस बट बिफोर पुट टू यूज, इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इसके लिए एक बहुत फेमस केस लॉ आया था चल्लापल्ली शुगर मिल्स लिमिटेड का। कहा गया कि आपकी जो मर्जी आप करें, इफ़ यू वांट टू कैपिटलाइज दैट पोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट इट इज़ अप टू यू, if you want to charge it against the profit, now again it is up to you. Clear? Both the option you have. Explanation number 9, अगर कोई SSE कोई एसेट खरीदता है और उस पर सैनवेट या मॉडवेट का पेमेंट करता है, लेकिन बाद में उस सैनवेट या मॉडवेट यानी कि ड्यूटी का रिफंड क्लेम होता है, तो जो सैनवेट क्रेडिट यानी रिफंड, मॉडवेट क्रेडिट यानी कि रिफंड मिलता है SSE को, उस रिफंड से उस एसेट्स का दाम क्या कर दो आप, कम कर दो। अगर मैंने कोई एसेट्स 10 लाख की खरीदी थी, 1 लाख रुपए मैंने उस पर सैनवेट या मॉडवेट का पेमेंट किया था, तो टोटल कॉस्ट एसेट की आ गई 11 लाख, लेकिन बाद में अगर 60,000 रुपये हमें वापस मिल जाते हैं सैनवेट क्रेडिट या मॉडवेट क्रेडिट के नाम से, तो हमारे लिए एसेट का दाम हो जाएगा 10,40,000। 11 लाख में से आपको 60,000 रुपये रिफंड का पैसा घटाना पड़ेगा। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन नंबर 10, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द SSE must be reduced by that portion of the cost which is directly or indirectly met by government as a subsidy or as a grant। अगर गवर्नमेंट ने हमको कोई सब्सिडी या ग्रांट दे रखी है एसेट पर, तो उससे भी हमारी एसेट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 11 टू सेक्शन 43(1)। एक्सप्लेनेशन 11 कहता है कि अगर कोई SSE आउटसाइड इंडिया से यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडिया में परमानेंटली आना चाह रहा है, अपनी सारी एसेट्स विदेश की इंडिया में लाना चाह रहा है, तो उन सारी एसेट्स को इंडिया में हम किन वैल्यू पर एक्चुअल कॉस्ट के तौर पर दिखाएंगे वो बताया है। कहा कि ये मानते हुए दैट दीज एसेट्स आर टू बी यूज्ड इन इंडिया बाय एज्यूमिंग दैट, means by assuming that all those assets which he bringing from outside India to India, we have to assume that all those assets are used from the very beginning in India in the business or profession of the SSE। फिर उसी तरह से हम क्या चार्ज करते जाएंगे, हर साल नोशनल डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हुए जाएंगे, जो आज की डेट में हमारे पास उसकी वैल्यू बचेगी वही क्या कहलाएगी, एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर? एक्सप्लेनेशन नंबर 12 कहा कि अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज है, अगर हम उस स्टॉक एक्सचेंज को कॉर्पोरेटाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, आज तक वो था पार्टनरशिप में, आज तक था वो इंडिविजुअल में, प्रोप्राइटरशिप में, अब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड में, तो कन्वर्जन करने पर
जाहिर सी बात है सारी एसेट्स सब प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की किस में आ गई, कंपनी में। तो जो यहाँ पर उसकी WDV थी वही वहाँ पर उसकी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी। दैट्स इट। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, हटाएं इसको। तो हम लोगों ने ब्लॉक ऑफ एसेट में एक्सप्लेनेशन नंबर 1 to एक्सप्लेनेशन नंबर 12 तक की स्टडी कर ली। अब हम बात करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन या इन्हांस्ड डेप्रिसिएशन। ट्वेंटी 20% का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा अतिरिक्त डेप्रिसिएशन की बेनिफिट आपको मिलेगी अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। नई प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियस ईयर में अगर आपने खरीदी है तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर में नई प्लांट एंड मशीनरी तो खरीदी है बेटा, लेकिन 180 दिन से कम यूज़ हुई है, तो 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। 10% का आधा, 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन, हाँ या ना। लेकिन ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन केवल 1 साल मिलता है जिस साल आपने ये एसेट्स खरीदी है। अगले साल आपको ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा सर जी ये बताओ क्या सारी एसेट्स पर? हाँ, वो एसेट्स जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में यूज़ होंगी। ढंग से सुन लें, शिप्स और एयरक्राफ्ट पर नहीं मिलेगा। किस पर नहीं मिलेगा? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट पर नहीं मिलेगा। किसी भी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी पर नहीं मिलेगा जो गेस्ट हाउस में यूज़ होती हो। कहाँ यूज़ होती हो? कोई भी ऐसी एसेट्स पर ये डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा जो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हों। कौन सी एसेट्स हों? रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हों। कोई भी ऐसी एसेट्स पर ये डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जिस पर 100% डेप्रिसिएशन उसी साल अलाउ हो जाता हो। जब 100% मिल गया तो उसके ऊपर तो आपको अलाउंसेस नहीं मिलने वाला। क्लियर है? कोई भी ऐसी एसेट्स जो आपने नई खरीदी है बिजनेस या प्रोफेशन में, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाली, तो ही उस एसेट्स पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा। सेकंड हैंड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आप ये कह दो सर हमने विदेश में एक एसेट यूज़ हो रही थी उसको खरीदा, फर्स्ट टाइम वो एसेट इंडिया में आ रही है, तो भी हम उसको सेकंड हैंड एसेट्स ही मानेंगे। एयरक्राफ्ट और शिप के केस में आपको डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। अगर आपने एसेट जो पिछले साल नई खरीदी है, प्रीवियस ईयर में 180 डेज और मोर यूज़ हुई है, तो आपको पूरा 20% डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन लेस देन 180 डेज अगर यूज़ हुई है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है 20% का हाफ डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होगा, यानी 10%। और ये 1 टाइम अलाउेबिलिटी है डेप्रिसिएशन की, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की। हर साल आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्लियर हुआ? पक्का? नई एसेट्स जो आपने गेस्ट हाउस या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करी है उस पर यह डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। किसी भी ऐसी एसेट्स पर नहीं मिलेगा जिस पर 100% डेप्रिसिएशन उसी साल मिल जाता हो। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग बताएं। जी हाँ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप पहले लेस कर दें, उसके बाद जितना भी बचती है वैल्यू उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करें। क्या घटने वाली वैल्यू पर या ओरिजिनल कॉस्ट पर? तो ओरिजिनल कॉस्ट पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लें। डेप्रिसिएशन इज ओवर नाउ। सेक्शन 33A(B) टी, कॉफ़ी,
और व्हाट, रबर डेवलपमेंट। टी, कॉफ़ी और रबर डेवलपमेंट। अगर कोई एसएससी टी बिजनेस, कॉफ़ी बिजनेस या रबर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक, तो उसको ये डिडक्शन मिलेगी अगर वो प्रीवियस ईयर में अपने प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज एक ऐसे अकाउंट में डिपॉजिट करता है जो टी बोर्ड, रबर बोर्ड या कॉफ़ी बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है एसबीआई या उसकी सहयोगी बैंकों में। क्लियर? तो उसको इसमें डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम हो। कब तक पैसा डिपॉजिट करना है पर्टिकुलर रिजर्व में सर जी? तो रिजर्व में पैसा हमको डिपॉजिट करना है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम विच एवर इज अर्लियर। प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, जो दोनों में से पहले आ जाए। कोई दिक्कत हो तो बोलें, कोई दिक्कत हो तो बोलें। इस फंड का यूज़ हम केवल बिजनेस के डेवलपमेंट में लगाएंगे। हाँ, एसेट्स तो खरीदेंगे लेकिन इन एसेट्स को हम नहीं खरीद पाएंगे। पहली, कोई भी ऐसी एसेट्स नहीं खरीदेंगे जिस पर 100% एप्रिसिएशन उसी साल मिल जाता हो। कोई भी ऐसी एसेट्स नहीं खरीदेंगे जो नेगेटिव लिस्ट यानी शेड्यूल 11 में मेंशन्ड हो। कोई भी ऐसी एसेट्स नहीं खरीदेंगे जो गेस्ट हाउस या रेजिडेंशियल पर्पस के यूज़ होती हो। कोई भी ऐसी एसेट्स नहीं खरीदेंगे जो ऑफिस पर्पस में यूज़ होती हो एक्सेप्ट कंप्यूटर। क्लियर? हाँ, ये वो मजबूरियां हैं जब पैसा अपने आप विड्रॉ हो जाता है फंड से बिना यूटिलाइज हुए। तो जब आपको छूट मिली थी इस उद्देश्य के लिए कि आप इस पैसे को यूज़ करेंगे बिजनेस और प्रोफेशन में, तो ही इस बेसिस पर आपको डिडक्शन दी गई थी रिजर्व में पैसा जमा करने पर। लेकिन अब पैसा विड्रॉ हो गया बिना यूज़ हुए तो उस पर टैक्स तो बनता है ना। लेकिन कहा गया ये 5 मजबूरियां हैं जब ये पैसा क्या होगा, अपने आप विड्रॉ हो जाएगा। और अगर पैसा अपने आप विड्रॉ हो जाता है तो कौन से वो केसेस हैं? पहला, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बंद कर देना। ठीक है, मैं बिजनेस को बंद कर दिया, पैसा विड्रॉ हो गया, सरकार को टैक्स दे दो, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उस अमाउंट पर टैक्स पे करना पड़ेगा। डेथ ऑफ एन एसएससी, एसएससी मर गया। मरा क्यों? टैक्स क्लेम करने के लिए, टैक्स चुराने के लिए? ना, ऐसा उसका कोई इंटेंशन नहीं था, तो वहाँ पर उसकी माफ़ी मिलेगी। तीसरा बताया गया, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जिस तरह कंपनी का फॉर्मेशन एक्ट करता है उसी तरह कंपनी का लिक्विडेशन भी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। और नॉर्मली कंपनी का लिक्विडेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट होता है। तो कहा गया यहाँ पर भी डिडक्शन मिल जाना चाहिए, कोई टैक्स नहीं लगेगा पैसा बाहर आने पर। क्लियर? तीसरा, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का अगर पार्टीशन हो गया है, ये भी 1 टाइम होता है। एक बार एचयूएफ बनता है, फॉर्मेट होता है और एक बार ही एचयूएफ ख़त्म भी होता है। अगर एचयूएफ के मेंबर्स दोबारा उसी एचयूएफ को उसी स्टेटस में फ्रेम करना चाहें दोबारा आफ्टर पार्टीशन, तो ये पॉसिबल नहीं होता। जब पॉसिबल है ही नहीं तो इसमें भी वाजिब है कि आप छूट रहने दें, छूट को न छीनें। क्लियर है? लास्ट बचा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप पार्टनरशिप डेली बनाओ और बिगाड़ो, इसमें हम क्यों फंसें भाई? तो ठीक, टैक्स लग जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में टैक्स लग जाएगा।
लिक्विडेशन पर नहीं लगेगा कंपनी के, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ पर नहीं लगेगा, डेथ ऑफ एनएसएससी पर नहीं लगेगा, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस पर लग जाएगा। कहा गया जो भी एसेट्स आप इस फंड से खरीदेंगे, जो भी एसेट्स आप इस फंड से खरीदेंगे, उस एसेट्स को उस साल के खत्म होने के बाद कम से कम 8 साल तक आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस साल के खत्म होने के बाद के 8 साल के पहले मैंने एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया तो वहाँ पर टैक्स लग जाएगा, मिस यूटिलाइजेशन माना जाएगा उस फंड का। लेकिन इन 2 केसेस में फिर से छूट दी गई। पहला, अगर कोई कंपनी मेरे बिजनेस को एक्वायर करे, और दूसरा, अगर गवर्नमेंट हमसे वो एसेट खुद आकर खरीद ले तो। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। जिस साल इस फंड को हम यूज़ करने के लिए निकालेंगे उसी साल ये फंड यूज़ भी हो जाना चाहिए। आप इसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? सेक्शन 33A(B)(A) साइट रेस्टोरेशन फंड। अगर कोई एसएससी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सट्रैक्शन में, प्रोस्पेक्शन में या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोलियम ऑयल, नेचुरल गैसेस के प्रोस्पेक्शन, प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व है और उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ का एग्रीमेंट हुआ है, और अगर वो अपने प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज एक स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफ़र करता है, ऐसा रिजर्व जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव्ड है, तो उसको भी रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करने पर छूट मिलेगी, बशर्ते वो उस रिजर्व का यूज़ अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने में करे। कितनी छूट मिलेगी? 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लोअर। कब तक डिपॉजिट करना है? विद इन द सेम प्रीवियस ईयर, विद इन द सेम प्रीवियस ईयर, पानी लिया बाबू, विद इन द सेम प्रीवियस ईयर। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया एसएससी को। क्लियर? इस पैसे को जब हम विड्रॉ करेंगे ना, तो जिस प्रीवियस ईयर में विड्रॉ करेंगे उसी प्रीवियस ईयर में यूज़ करेंगे। एसेट्स आप खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है इस फंड से, लेकिन ये एसेट्स ना खरीदना, कोई भी ऐसी एसेट्स ना खरीदना जिस पर 100% डेप्रिसिएशन उसी साल क्लेम हो जाता हो। कोई भी ऐसी एसेट्स ना खरीदना जो रेजिडेंशियल या गेस्ट हाउस में यूज़ होती हो। कोई भी एसेट्स ऑफिस पर्पज़ के लिए मत खरीदना कंप्यूटर को छोड़ करके, या कोई भी एसेट्स ऐसी ना खरीदना जो शेड्यूल 11 यानी कि नेगेटिव लिस्ट में दी गई हो। क्लियर? हाँ, ये 5 मजबूरियां हैं जब ये पैसा अपने आप विड्रॉ हो जाता है। पहला, डेथ ऑफ एनएसएससी। कौन सा? डेथ ऑफ एनएसएससी। सेकंड, तो डेथ ऑफ एनएसएससी पर टैक्स लगाओगे? हो गया। लगाओगे? नहीं। दूसरा, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस पर टैक्स लगा दोगे? लग जाएगा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के केस में टैक्स लगा दोगे? नहीं लगेगा। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ के केस में नहीं लगेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में लग जाएगा। तो डेथ ऑफ एनएसएससी, लिक्विडेशन और पार्टीशन में नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म। जिस प्रीवियस ईयर में हम एसेट्स खरीदेंगे उस प्रीवियस ईयर के खत्म होने के बाद 8 साल के अंदर तक हम उस एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कर सकते हैं अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हों, एसेट्स खुद गवर्नमेंट ले ले या हमको कोई कंपनी एमलगमेट कर ले अपने में। क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो।
सेक्शन 35 थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सेक्शन 35A(B)(B) कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस टू ऑब्टेन टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। हाँ या ना? अगर हम अपने टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कोई लाइसेंस ऑब्टेन करते हैं और उस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए हम कोई कैपिटल नेचर का खर्च करते हैं तो उसकी भी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 35A(B)(B) कितने सालों में? ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ और द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द लाइसेंस। लाइसेंस की जो वैलिडिटी पीरियड होगी उसमें हमें उसका डिडक्शन मिलेगा। 10 लाख रुपए मैंने खर्च किया और 10 साल उसकी वैलिडिटी है तो हर साल मुझे 1-1 लाख का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मैंने ये पेमेंट किया है तो ही छूट मिलेगी, यानी एक्चुअल पेमेंट बेसिस, जिस प्रीवियस ईयर में आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे उस प्रीवियस ईयर से छूट मिलनी स्टार्ट होगी जब तक उसकी लाइसेंस की वैलिडिटी पीरियड है तब तक। क्लियर हुआ? लाइसेंस हमने पहले ही खरीद लिया, बिजनेस बाद में स्टार्ट कर रहे हैं, क्या होगा? जिस साल बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब से डिडक्शन मिलनी स्टार्ट होगी, तब तक जब तक उसकी वैलिडिटी पीरियड बची हुई है तब तक। मान लो 10 साल की लाइफ थी, 4 साल बीत गया, लाइसेंस 4 साल पहले ले लिया, अब 6 साल बचे हुए हैं। लाइसेंस लिया था 10 लाख में और लाइफ बची है 6 साल, तो राइट ऑफ कर दो 10 लाख डिवाइडेड बाय 6 साल। क्लियर है? 1.67 समथिंग आएगा, देख लेना। हाँ हाँ हो गया। क्लियर है? लाइसेंस मैंने ले लिया, बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया, 10 साल की वैलिडिटी पीरियड थी, आज 2 साल बीत गया, पेमेंट आज हम करने जा रहे हैं। 2 साल बीत गया लाइसेंस यूज़ करते हुए, बिजनेस स्टार्ट किए हुए, आज हम उसका पेमेंट करने जा रहे हैं। आज से कितने साल और बचे हुए लाइसेंस को? 8 साल। और कितने में खरीदा था? 10 लाख। तो हर साल 1.25 लाख 1.25 लाख का छूट ले लो चढ़ावे की तरह। ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। अगर हमने लाइसेंस को बेच दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, पूरा का पूरा लाइसेंस बेच दिया, तो हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो। लॉस होता है तो पूरा का पूरा डिडक्शन आप उसी साल ले लो जिस साल आप ऐसा लाइसेंस ट्रांसफ़र करते हो। अगर प्रॉफिट हो गया है तो प्रॉफिट कॉस्ट तक, मान लो 4 लाख रुपए हमारी WDV बाकी थी, लाइसेंस की छूट और कितनी लेनी बाकी थी? 4 लाख रुपए की अभी छूट लेनी बाकी थी। मैंने पूरा लाइसेंस 6 लाख में बेच दिया और लाइसेंस था कितने का? 10 लाख रुपए का। तो 2 लाख का फ़ायदा हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ ना। ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है और ये PGBP में क्रेडिट होगा, हमारे प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी। कब तक ये PGBP में जाएगा? जब तक 10 लाख तक की ये रिकवरी नहीं कर लेता। यानी 4 लाख रुपए का लाइसेंस अगर 6 में बिका तो भी 2 लाख रुपए PGBP में, 8 में बिका तो भी 4 लाख रुपए PGBP में, 9 लाख पर बिका तो भी 5 लाख रुपए PGBP में इनकम, और 10 लाख पर बिका तो 6 लाख पूरा का पूरा इनकम। अगर 4 लाख का लाइसेंस जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख की थी 12 लाख में बिक गया, कितने लाख में? 12 लाख्स में सेल आउट हुआ है, तो 10 लाख तक का तो इनकम हम PGBP में क्रेडिट करेंगे। बियॉन्ड 10 लाख्स का जो प्रॉफिट है एक्चुअल कॉस्ट से ऊपर, वो मेरा कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। कहाँ टैक्सेबल होगा?
कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। जरूरी नहीं कि सारा का सारा लाइसेंस हम सेल आउट कर दें, हो सकता है थोड़ा लाइसेंस अभी भी हम अपने लिए बचा कर रखें और रेस्ट लाइसेंस बेच दें। हो सकता है मैक्सिमम पोर्शन रख लें, थोड़ा लाइसेंस बेच दें। तो इस केस में अगर 4 लाख रुपए मुझे छूट अभी पानी बाकी थी और मैंने लाइसेंस को सेल कर दिया 2 लाख में, कितने में? 2 लाख में, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें लॉस हो गया 2 लाख। क्यों? क्योंकि अभी लाइसेंस मेरे पास कुछ न कुछ हिस्सा बचा हुआ है। तो अभी लाइफ बाकी है 4 साल और WDV बाकी है 2 साल। तो ले लो हर साल 50-50 हज़ार की छूट। लॉस तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि थोड़ा ही तो लाइसेंस बेचा। लेकिन अगर 4 लाख के लाइसेंस को मैंने 6 लाख में बेच दिया तो 4 के बदले 4 पूरा मिल गया, 2 एक्स्ट्रा मिल गया। ये हमारा प्रॉफिट है और रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है, PGBP में क्रेडिट हो जाएगा। 8 लाख में बेच दिया तो 4 लाख रुपए PGBP में क्रेडिट होगा। 10 लाख में बेचा है तो 6 लाख रुपए PGBP में क्रेडिट होगा। 12 में बेचा है तो 6 लाख तो PGBP में क्रेडिट होगा, बाकी 2 लाख कैपिटल गेन में। और आगे से अब आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। याद आया सारा? पक्का? सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटन ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर पहले भी बताया था अच्छी तरह से कि जरूरी नहीं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर केवल नए बिजनेस पर लगे। दिमाग से ये खुरापात निकाल दो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने में भी लग सकता है। एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करो, एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ नई ब्रांच जोड़ो, एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ नई यूनिट जोड़ो, एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ नया डिवीज़न जोड़ो, तो भी हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है। जरूरी नहीं कि केवल एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो। ठीक? तो नए बिजनेस के साथ साथ पुराने बिजनेस में भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो सकता है। कितने सालों तक छूट मिलेगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की? 5 बराबर सालों में छूट मिलेगी। कौन कौन से खर्चे होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में? पहला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कोई डीड बनवाना बिजनेस स्टार्ट से रिलेटेड, शेयर इशू करने से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स बनवाना या शेयर्स को प्रिंट्स करवाना, प्रॉस्पेक्टस को इशू करने से रिलेटेड, अंडर राइटिंग से रिलेटेड, मार्केट सर्वे से रिलेटेड, ये सारे के सारे खर्चे हमारे क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। क्या जितना हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर पर एक्सपेंडिचर करेंगे सारा का सारा छूट की तरह लागू होगा? कहा गया ना। लिमिट इसकी बांध लो। अगर नॉन कॉरपोरेट एसएससी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इसके ऊपर का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यानी नॉन कॉरपोरेट एसएससी के केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से ज़्यादा का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसका? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। अगर 1 लाख का कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, ढंग से सुन लें, 1 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है तो मैक्सिमम हमें छूट मिलेगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की 5,000। कितनी? 5,000। लेकिन अगर मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर किया है 6,000 तो हमको छूट मिलेगी 5,000, उसके ऊपर नहीं मिल सकती। लेकिन मैंने खर्च किया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का 4,000 तो भी हमें छूट मिलेगी 4,000। 5 कैसे मिलेगी? 5 कैसे मिल जाएगी? ऐसे दिखाने पर 5 मिल जाएगी, ऐसे, ठीक है ना? 4 से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंसेस तो मैंने कम किया है। वो मैक्सिमम लिमिट है 5,000। लेकिन अगर कंपनी का केस है तो कंपनी के केस में कहा गया कि या तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैं लिमिट्स बता रहा हूँ। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। एसएससी का जो ऑप्शन मन करे वो अवेल कर सकता है। एसएससी कहता है नहीं, मैं 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लूँगा, तुम्हारी इच्छा।
एसएससी कहता है नहीं, मैं 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लूँगा, ये तुम्हारी इच्छा, लेकिन एसएससी कंपनी हो तो। यानी एक कंपनी है जिसने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लगाया है 1 लाख रुपए का और कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,50,000 रुपए का, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, और उसने एक्सपेंसेस किया है 7,000, तो उसको छूट कितना मिलेगा, उसको डिडक्शन कितने की मिलेगी बताएं। अगर कंपनी एसएससी है जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,50,000 और एक्सपेंसेस है 7,000, इसका 5% देखो तो 5,000, इसका 5% देखो तो 7,500। इन दोनों में से एसएससी कौन लेना चाहेगा? जो उसके लिए फेवरेबल हो। फेवरेबल क्या है? 7,500। अब उसकी मैक्सिमम लिमिट तो 7,500 तय हो गई, लेकिन 7,000 से ऊपर का वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसने खर्चा ही कितना किया है? 7,000। क्लियर हुआ? सेक्शन 35DD, अगर दो कंपनियों का एमलगमेशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उस केस में जो भी खर्चे किए जाएंगे उसकी छूट 5 सालों में बराबर बराबर मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्लियर है? सेक्शन 35DDA, सेक्शन 35DDA, अगर कोई वीआरएस पर खर्च करती है कंपनी, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पर, अगर कोई एसएससी वीआरएस का पेमेंट कर रहा है तो उसको इस पेमेंट का 5 बराबर बराबर सालों में छूट मिलेगा। पहला साल जिस साल उसने पेमेंट किया, पहली इंस्टॉलमेंट, बाकी 4 अगले सालों में छूट मिलेगी। सेक्शन 36 अदर डिडक्शन, सेक्शन 36 अदर डिडक्शंस। पहली डिडक्शन जो बताई गई थी अदर डिडक्शन में कि अगर हम लोगों ने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है तो छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 36 में। आगे बताया गया था अगर हमने कोई लाइव स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया है, ऐसे लाइव स्टॉक जो कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क सोसाइटी से रिलेटेड हैं, तो उनका भी इंश्योरेंस प्रीमियम की छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 36 में। तीसरा बताया था अगर हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज़ के लिए कोई इंश्योरेंस करवाया है, वो भी पेमेंट किस में गया हो? चेक से गया हो, कैश में न गया हो, तो वहाँ पर भी आपको छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 36 में। क्लियर? बोनस या कमीशन अगर आपने एम्प्लॉयज़ को पेड किया है, अगर बोनस या कमीशन है तो उसकी भी छूट मिलेगी सेक्शन 36 में, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। और मैंने बताया था यहाँ पर 43B का मतलब है एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर। सेक्शन 43B जब पढ़ेंगे तो उस समय बताया जाएगा कि ये लिस्ट है उन खर्चों की जो तभी छूट की तरह मिलेंगे, भले ही आपने एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज़ किया हो, लेकिन डिडक्शन तभी आपको मिलेगी जब आपने एक्चुअल में पेमेंट किया हो। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट एक्रूवल पर रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने एक्चुअल में पेमेंट किया हो इन खर्चों के बारे में। तो पहला है बोनस और कमीशन। सेक्शन 36 इसकी छूट को बोलता है
कि सेक्शन 36 विल अलाउ द डिडक्शन रिगार्डिंग बोनस और कमीशन टू द एम्प्लॉय, लेकिन अगर आपने उसका पेमेंट एक्चुअल में नहीं किया है तो सेक्शन 43 भी मना करता है इस छूट को देने से। वो कहता है इस छूट को तभी आप देंगे जब एक्चुअल में पेमेंट हुआ रहेगा। लेकिन छूट अलाउ कौन करता है, 36 और 43 भी? 36 बेसिक सेक्शन क्या है इसका, 36, लेकिन एक सब्जेक्ट टू प्रोविजन लाने वाला कौन है, 43 भी। बोनस या कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 बी। सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 बी। प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 बी। ग्रेच्युटी फंड जो अप्रूव्ड हो उसमें कंट्रीब्यूशन, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 बी। जीरो कूपन बॉन्ड को इश्यू करते समय अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो उसकी भी छूट कौन देगा, सेक्शन 43 बी। क्यों ना, सेक्शन 36 सॉरी, उसकी छूट कौन देगा, सेक्शन 36। जीरो कूपन बॉन्ड के इश्यू करने पर जो भी डिस्काउंट होता है उसकी छूट कौन देता है, सेक्शन 36। बैड डेट्स, इसकी छूट कौन देता है, सेक्शन 36, लेकिन प्रोविजंस नहीं होने चाहिए। एक्चुअल में बैड डेट्स होना चाहिए, आप कितना भी क्लेम करो अलाउ होगा, असेसिंग ऑफिसर उस पर पॉइंट आउट नहीं कर सकता। अगर हमारे पास कोई लाइव स्टॉक था और उसकी डेथ हो गई है तो हमें उस लॉस की छूट मिलेगी जो उस लाइव स्टॉक के कारण हुआ। लाइव स्टॉक को मैंने खरीदा 20,000 में, आज उसकी डेथ हो गई है और उसके कारकेसेस और बोन्स को सेल आउट करने पर हमें 5,000 रुपये मिले। 20,000 में 5,000 मिले, 15,000 का लॉस, ये डिडक्शन हमें उसी साल मिल जाएगी। लास्ट बताया गया था अगर कोई कंपनी फैमिली प्लानिंग पर खर्च करती है तो उसको छूट मिलेगी। रेवेन्यू नेचर का है तो पूरा पूरा उसी साल, कैपिटल नेचर का है तो 5 बराबर बराबर सालों में। दैट्स इट। सेक्शन 37 हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सेक्शन 38 बोलता है अगर आपने कोई खर्चा किया है जो आधा पर्सनल और आधा ऑफिशियल है। सेक्शन 38 बोलता है कि अगर आपने कुछ ऐसे खर्चे किए हैं जो पर्सनल ऑफिशियल दोनों हैं तो आप उसको कुछ भी मान लो। नॉर्मली ये एसएससी के रैशनल पर डिपेंड करता है वो क्या ले। नॉर्मली इसको 50-50 कर दिया जाता है, 60-40, 50-50, 40-60। क्लियर है? आप 50 बिजनेस में मानो और 50 पर्सनल। बोलो, दिया है? सेक्शन 38 इज ओवर। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 40 स्मॉल ए। किस सेक्शन की बात करेंगे? सेक्शन 40 स्मॉल ए। सेक्शन 40 स्मॉल ए, ढंग से देखना। सर्टेन डिडक्शंस नॉट अलाउड एट ऑल। कितना जिद्दी है, एक लाइन की बात बोला कि हम छूट देंगे ही नहीं। क्लियर? बड़ा भाई आ गया। बड़ा भाई छोटे से क्या होता है? कम जिद्दी होता है ना। हाँ, इसने कहा सर्टेन डिडक्शंस आर अलाउड ऑन
fulfillment what conditions, बोलो ना, कुछ शर्तों के पूरे होने पर आपको छूट मिल जाएगी। थोड़ा सा लिबरल हुआ, इसका भी बड़ा भाई आ गया जो अभी अभी आप लोगों ने देखा। इसने कहा डिडक्शंस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। अभी देखा ना, ये और ज़्यादा लिबरल हो गया। ये 3 डिडक्शंस हैं, ये 3 सेक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। सेक्शन 40 स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड 43 बी। क्लियर? सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेक्शन 40 स्मॉल ए। कहता है कि हम इन खर्चों की छूट देंगे ही नहीं अगर कोई एसएसी फी, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और कोई ऐसा सम जो आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया गया है या इन इंडिया पेमेंट किया गया है नॉन रेसिडेंट को। अगर इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो कि आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया गया है या इन इंडिया पेमेंट किया गया है नॉन रेसिडेंट को, जिसमें कंपनियां भी शामिल हैं, ऐसा अमाउंट पेमेंट किया गया है। कौन सा अमाउंट? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, या कोई ऐसा अमाउंट जिसको पेमेंट करते समय आउटसाइड इंडिया या नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते समय आपको टीडीएस घटा लेना था। क्या घटा लेना था? टीडीएस घटा लेना था। लेकिन आपने टीडीएस नहीं घटाया, पहली गलती। या आपने टीडीएस घटा लिया था, टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपको टीडीएस घटाना था, आपने लेस कर दिया और बाकी पेमेंट कर दिया। अच्छी बात है, लेकिन आपने ये पैसा ड्यू डेट तक सरकार के खाते में नहीं जमा करवाया, ये गलत बात है। या तो आपने टीडीएस बिना काटे उस नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर दिया या आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर दिया, तो ये तो बड़ी गलती है। दूसरी गलती कि आपने तो डिडक्ट कर लिया था टीडीएस, लेकिन उसको सरकार के अकाउंट में जमा नहीं करवाया, तो ये भी तो एक गलती है। कहा गया ऐसे खर्चों की हम छूट नहीं देंगे। कैसे खर्चों की? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर प्रोफेशनल, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, या कोई दूसरा ऐसा अमाउंट जिस पर टीडीएस काटा जाना चाहिए था, आपने बिना टीडीएस डिडक्ट किए बाहर आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर दिया, या आपने किसी नॉन रेसिडेंट को इंडिया में ही पेमेंट कर दिया, तो आपको ऐसे खर्चों की छूट तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप टीडीएस डिडक्ट न कर लें, या डिडक्ट कर लिया था तो उसका पेमेंट न कर दें, तब तक आपको ऐसे खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो इंटरेस्ट की छूट तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप टीडीएस को या तो जमा न कर दें या घटा दिया था काट न ले, जमा न कर दें। ठीक, नहीं घटाया था तो काट लें, जमा नहीं किया था तो जब तक जमा न कर दें। क्लियर हुआ? ये तो हुआ नॉन रेसिडेंट को पेमेंट की बात। अब बात आती है रेसिडेंट को पेमेंट की। दूसरा पॉइंट, कोई भी ऐसा खर्चा, चाहे वो इंटरेस्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट हो, रेंट हो, ब्रोकरेज और कमीशन हो, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज हो, जो कि डिडक्ट होना था जब आप इसका पेमेंट किसी रेसिडेंट को ही कर रहे थे, चाहे आप इन इंडिया कर रहे थे, चाहे ये पेमेंट आप आउटसाइड इंडिया किसी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने किसी रेसिडेंट को ऐसा पेमेंट किया है तो आपको टीडीएस घटाना था। लेकिन अगर आपने टीडीएस नहीं घटाया या घटा लिया था लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं करवाया, तब तक आपको इसकी छूट नहीं मिलेगी जब तक आप टीडीएस न काट लें, और या तो अगर काट लिया था तो जब तक जमा न कर दे।
क्लियर। थर्ड, कोई भी डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट आपको अलाउड नहीं होगा। इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स ये ऐसे खर्चे हैं जो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, इनका आप पेमेंट कर दो। इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, इनकी छूट आपको कभी भी नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स के पेमेंट पर हमको कभी भी कोई छूट नहीं मिलेगी। अरे कैलकुलेशन ही तो हम डायरेक्ट टैक्स का कर रहे हैं, उसमें डायरेक्ट टैक्स की डिडक्शन काहे की। क्लियर। अगर हम कोई सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं बिना टीडीएस काटे, तो सैलरी के खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। हमने किसी सैलरी का पेमेंट किया, टीडीएस काट लिया, लेकिन गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं कराया, तो हमें सैलरी की छूट नहीं मिलेगी। डिडक्शन हमें सैलरी का नहीं मिलेगा तब तक, कब तक ना, एक बार सैलरी बेटा डिसअलाउड हो गई ना, उसके बाद कभी अलाउड नहीं होती। इसीलिए तो इसको अलग से बोला गया। अब बात समझ में आई। टीडीएस के रिगार्डिंग 3 पॉइंट्स थे। पहला, एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगर या कोई दूसरा सम जिसको हम आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हैं या किसी इंडिया में नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं और बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिया, या टीडीएस काट कर पेमेंट किया लेकिन टीडीएस का अमाउंट सरकार के अकाउंट में जमा नहीं कराया, तो तब तक उसकी छूट नहीं मिलेगी जब तक कि उस टीडीएस को न काट लें या टीडीएस का पेमेंट हम सरकार के खाते में न कर दें। यानी 2 साल बाद करेंगे ऐसा पेमेंट तो 2 साल बाद आज की छूट मिलेगी। आज जो छूट मिलनी है उसकी छूट 2 साल बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर जब हम उसका पेमेंट करेंगे तब। ये तो हुआ नॉन रेसिडेंट। दूसरा कहा कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फ़ी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट, रेंट का अमाउंट, कमीशन या ब्रोकरेज का अमाउंट, फलाना और डिमाका, जो भी ऐसे अमाउंट थे जिनका हम पेमेंट करते समय टीडीएस घटाया जाना चाहिए था और मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या टीडीएस काट लिया था, डिडक्ट कर लिया था, लेकिन उसको सरकार के अकाउंट में जमा, तब तक उसकी छूट नहीं मिलेगी जब तक हम टीडीएस डिडक्ट न कर लें, या टीडीएस अगर डिडक्ट कर लिया था और जब तक उसको सरकार के खाते में न जमा कर लें। ये था रेसिडेंट के केस में, ऊपर वाला था नॉन रेसिडेंट के केस में। तीसरा आते हैं, अगर आपने सैलरी का किसी को पेमेंट किया है टीडीएस बिना काटे, तो एक बार अगर सैलरी बेटा डिसअलाउड हो गई तो उसको फिर आप टीडीएस का तो पेमेंट करना ही करना है, लेकिन डिसअलाउड हो गया तो सैलरी दोबारा अलाउड नहीं होगी। फोर्थ, कोई भी डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट हो उसकी छूट नहीं मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसी सेक्शन का, अगर मैंने कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया है इनकम टैक्स को देर से भरने के कारण, तो क्या उसकी छूट मिलेगी? जब इनकम टैक्स की छूट नहीं मिलेगी तो उसके साथी की भी छूट नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? सेक्शन 40 कैपिटल ए, मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस मिसेस एक्स में अपनी वाइफ को एम्प्लॉय दिखाता है और ये दिखाता है कि मैंने उसको सैलरी पेमेंट की है। किसको? मिसेज एक्स को। कितना रुपया? 50,000 पर मंथ, और उसकी वाइफ पास है 10th क्लास। वहीं पर इसने एक और MBA को रखा है मिसेज वाई को, और उसको सैलरी देता है
12,000, तो ये कहाँ का इंसाफ है? इसका मतलब ये साफ है कि हाँ, क्या बोलो, तुम लोग हंसते क्यों? बोलो क्या साफ है? कि टैक्स की चोरी हो रही है, इनकम का डाइवर्जन हो रहा है। इसने अपनी इनकम कम करने के लिए इसकी इनकम बढ़ा दी, पार्टिसिपेशन हो गया इनकम में, ना मिल गया। तो कहा गया क्या कि ऐसे एक्सेसिव या अनरीजनेबल पेमेंट को असेसिंग ऑफिसर हटा सकता है। अगर उसको लगता है कि 5,000 रुपये ही जेन्युइन है, 45,000 जेन्युइन नहीं है, तो उस 45,000 की डिडक्शन वो उड़ा सकता है, उसकी छूट नहीं मिलेगी। यानी एक्सेसिव या अनरीजनेबल एक्सपेंसेस का पार्ट को असेसिंग ऑफिसर के रैशनैलिटी पर छोड़ दिया गया। क्लियर? एक्स ने अपने भाई से सामान खरीदा। किससे सामान खरीदा? अपने भाई से। 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया, लेकिन यही कोई बाहर से मिस्टर वाई से खरीदता तो ये सामान कितने में ले सकता था? 6 लाख में ले सकता था। इसका मतलब ये कि इसने अपना खर्चा बढ़ा करके प्रॉफिट कम कर दिया, और भाई जो नाकारा और नालायक था उसकी इनकम बढ़ा दी। तो ये अनरीजनेबल पेमेंट जो है उसको असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? डिसअलाउ कर सकता है। अब बात समझ में आई ये सेक्शन कहाँ कहाँ काम करता है? पक्का? तो पहला पॉइंट ही दे रखा है कि कुछ शर्तों के पूरे होने पर ही आपको ये छूट मिलेगी। जो अनरीजनेबल या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेमेंट होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वहाँ असेसिंग ऑफिसर को ये पावर दिया गया है। लेकिन अगर वही वाइफ ये प्रूफ कर देती है कि भले ही मैं 10th पास हूँ बेटा, लेकिन मेरे पास वो प्रोफेशनल स्किल है, वो क्वालिफ़िकेशन है जिसको यूज़ करके हम 50,000 कमा रहे हैं, या मेरे 50,000 जेन्युइन हैं, वो MBA होते हुए भी नालायक है, उतना नहीं दे पाती जितना बिज़नेस को देना चाहिए। अगर वो ये प्रूफ कर देती है तो इसको ये 50,000 की छूट मिलेगी। अगर उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही है, तो उसको ये छूट मिलेगी, एसएससी जो पेमेंट कर रहा है। ठीक है ना? यहाँ कोई डाउट हो तो बोलो। अगर कोई एसएससी, पॉइंट नंबर 2 इसी सेक्शन में, सेक्शन 40 कैपिटल ए में, अगर कोई एसएससी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजैक्शन करते समय किसी को 20,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट कैश में देता है तो वो गलत करता है। किसी भी सिंगल आदमी को, सिंगल पर्सन को एक दिन में 20,000 रुपये से ऊपर का कैश पेमेंट आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हमने 3 अलग अलग बिलों का पेमेंट 25,000 किया है, हर एक बिल 20,000 से कम है तो अलाउ हो जाना चाहिए, नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि सुबह मैंने 8,000 दिया, दोपहर में 8,000 दिया, शाम को 9,000 दिया, अलग अलग टाइम पर मैंने दिया, तो भी आप इस सेक्शन से नहीं बच सकते। अगर आपने 20,000 रुपये का पेमेंट किसी एक पर्सन को एक दिन में कितने भी बिलों का किया हो, इनवॉइसेस का, तो आपको इसकी छूट नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। यानी आपको वो पेमेंट करना है चेक से, अकाउंट पे अमाउंट से। क्लियर है? पक्की बात? बोलो ना। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं,
उनके केस में 35,000 रुपये तक का माफ़ है, 20,000 नहीं। कितना? आप ऐसे गांव में रहते हैं जहां दूर दूर तक कोई बैंक नहीं है, तो भी आप कैश पेमेंट कितना भी कर सकते हैं। अगर आपने छुट्टी के दिन कैश पेमेंट किया है तो भी आप कर सकते हैं। अगर कर्फ्यू के दौरान किया है तो भी कर सकते हैं। बोलो, अनिश्चितकालीन बंदी हो गई बैंकों की, कब खुलेगी बैंक पता नहीं, हड़ताल कब तक चलेगी, तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को खरीदने और बेचने के लिए आप 10 लाख रुपए का भी पेमेंट, 50 लाख रुपए का भी पेमेंट, कोई लिमिट नहीं है, कैश में कर सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने। बोलें पक्का? अगर आप ग्रेच्युटी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अच्छी बात है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करना अच्छी बात नहीं है। अनरिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर या स्टाफ वेलफेयर खर्चे को करना अच्छी बात नहीं है। आप केवल रिकॉग्नाइज्ड स्टाफ वेलफेयर या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड ग्रेच्युटी फंड में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अनरिकॉग्नाइज में करेंगे तो उसकी छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ग्रेच्युटी का पेमेंट किया है और वो ग्रेच्युटी पेएबल हो चुकी है, पेएबल का मतलब नाउ इट बिकम्स लाइबिलिटी टू मी टू पे इट ऑफ टुडे और टुमारो। तो अगर ये ग्रेच्युटी लाइबिलिटी बन चुकी है मेरी एक्चुअल में, जिसको मुझे आज या कल पेमेंट करना है, साल ख़त्म हो गया है, मैंने प्रोविज़न बना लिया, तो भी ये ग्रेच्युटी अलाउड होगी। बस ग्रेच्युटी के केस में प्रोविज़न अलाउ है, बाकी कोई भी प्रोविज़न पूरे एक्ट में यानी कि इस चैप्टर में अलाउड नहीं है। केवल ग्रेच्युटी का प्रोविज़न अलाउड है, वो ग्रेच्युटी का प्रोविज़न जो अब पेएबल हो चुका है एज अ लायबिलिटी। तो अब तक हम लोगों ने सेक्शन 40 स्मॉल ए में सीखा टीडीएस का पहला प्रोविज़न नॉन रेसिडेंट या इंडिया में नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करना, आउटसाइड इंडिया पेमेंट करना, या इंडिया में नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करना बिना टीडीएस काटे। रेसिडेंट को पेमेंट करना इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया बिना टीडीएस काटे। तीसरा, सैलरी का पेमेंट करना बिना टीडीएस काटे। कोई भी डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करना वो डिसअलाउड हो जाएगा। ये चीज़ें हमने कहाँ सीखी? स्मॉल ए। 40 कैपिटल ए में सीखा। अनरीजनेबल पेमेंट होगा, एक्सेसिव पेमेंट होगा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का, वो डिसअलाउ होगा। 20,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट बिना चेक के या अकाउंट पे ही चेक के होगा तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के केस में 35,000 रुपये का अलाउड होगा। एग्रीकल्चरल का कितना भी पेमेंट कर दो, नॉन बैंकिंग एरिया में आप रहते हो तो आप कैश में लेन देन कर सकते हो। अनिश्चितकालीन बंदी हो गई, अनसर्टेन है कब खुलेगा बैंक, तो भी आप कैश का पेमेंट कर सकते हो। अचानक हॉलीडे डिक्लेयर हो गया तो भी आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। और ग्रेच्युटी का प्रोविज़न अलाउड तभी होगा 40 कैपिटल ए में अगर वो पेबल हो चुका है तो, अदरवाइज किसी भी चीज़ का प्रोविज़न अलाउड नहीं होता है। लास्ट कि अनरिकॉग्नाइज वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 43B मैक्सिमम चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन सी चीज़ें देख चुके हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, बोनस और कमीशन बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। हाँ या ना? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। इसके अलावा 43 में बचा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। कौन सा टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस तो डिसअलाउड होते हैं, अभी अभी बताया था कि अलाउ होंगे ही नहीं। 40 कैप स्मॉल ए में अलाउड ही नहीं होते डायरेक्ट टैक्स।
लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड होते हैं, वो भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको अलाउड होंगे, बशर्ते 31 मार्च 2013 का पेमेंट 31 मार्च 2013 तक हो जाए। बड़ी अजीब बात है। सेल्स टैक्स यानी कि वैट का मुझे पेमेंट करना है और इनकम टैक्स बोलता है किसका पेमेंट करना है, वैट का पेमेंट करना है, और इनकम टैक्स बोलता है इस तारीख तक पेमेंट कर दो। अरे तू कौन होता है ये बताने वाला कि मुझे वैट कब पेमेंट करना है? अरे वैट को मैं वैट के हिसाब से पेमेंट करूंगा या इनकम टैक्स के हिसाब से? वैट को किसके हिसाब से पेमेंट करेंगे, वैट रूल्स के हिसाब से या इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से? वैट के हिसाब से। अगर वैट ने मुझे कहा है कि आप अप्रैल तक पेमेंट कर सकते हैं, तो ये इनकम टैक्स कौन होता है मुझे मार्च तक का टाइम देने वाला? तो इनकम टैक्स ने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़े लिबरल हो जाते हैं। अगर आपने पेमेंट रिटर्न भरने की डेट तक कर डाला है, 31 मार्च 2013 का ड्यू अमाउंट जो है वो आपने रिटर्न फाइल करने की डेट तक अगर कर दिया है, चाहे अप्रैल, चाहे मई, चाहे जून, चाहे जुलाई में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसकी छूट मिल जाएगी, ये मानते हुए कि आपने पेमेंट 31 मार्च को ही कर दिया था। जो पेमेंट मुझे 31 मार्च 2013 में करना था, इसने क्या बोला कि ये सारे पेमेंट कब करो, 31 मार्च का, 31 मार्च में पेमेंट बेसिस पर हम अलाउ करेंगे, बोला था ना। यानी अगर 31 मार्च तक कोई खर्चे का पेमेंट नहीं हो पाया तो छूट नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा लिबरल हो गया, कहा दे देंगे। अगर रिटर्न भरने की डेट तक अगर आपने इनका पेमेंट कर दिया तो मान लेंगे कि आपने 31 मार्च का पेमेंट 31 मार्च को ही कर दिया था। रिटर्न कब भरेंगे? साल खत्म होने के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भरेंगे। तो सोचो, मार्च का पेमेंट अब तक कह रहा था मार्च में जमा करो, लेकिन अब कह रहा है ना, मार्च का पेमेंट अगर आप रिटर्न दाखिल करने, मई, जून, जुलाई, जब भी आप रिटर्न दाखिल करो उसके पहले जितना भी पेमेंट कर चुके होगे इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो हम मान लेंगे आपने पिछले साल का पिछले साल में ही पेमेंट कर दिया। कुछ पॉइंट्स अभी छूटे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सेक्शन 40B, सेक्शन 44AA, AD, AE, सेक्शन 35, सेक्शन 35AD, दैट्स इट। ये प्रोविज़न्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, थैंक यू बच्चों।